गुड इवनिंग बच्चों। चलिए लास्ट वीडियो लेक्चर में जो भी हमने बोला था बच्चों की कहीं पर किसी बच्चों को अगर प्रॉब्लम है पूरी केमिस्ट्री में से कहीं पर भी अगर प्रॉब्लम है, चाहे वो फिजिकल हो या वो इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो, तो आप मुझे इमीडिएट बताइए बच्चों। तो कई बच्चों के मैसेज आए हैं, ठीक है, उनमें डाइपोल मोमेंट कई बच्चों ने बोला है केमिकल बॉन्डिंग, तो डाइपोल मोमेंट में इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में मैंने लास्ट लेक्चर बता दिया था बच्चों। ऑर्गेनिक का भी अभी आपको बता देता हूँ जल्दी से, ठीक है ना, कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कैसे फाइंड आउट करोगे डाइपोल मोमेंट, ठीक है। उसके बाद कई बच्चों ने बोला है ऑर्डर्स के लिए, ठीक है ना, तो इसीलिए जो जो बच्चों ने बोला है उसकी हम अभी चलिए बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ऑर्डर्स की भी बात करेंगे हम कि यहाँ पर कैसे सॉल्युबिलिटी वगैरह के ऑर्डर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों, वो भी अभी हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए डाइपोल मोमेंट इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट, जैसे बेंजीन है बच्चों तो इसका क्या होगा, जीरो होगा। नेफ्थेलीन है, इसका भी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है ना, क्योंकि क्या होगा हर तरफ से ये एक ही जैसा दिख रहा है ना, डाइपोल मोमेंट जीरो। नेफ्थेलीन है ये बच्चों, नेफ्थेलीन का भी क्या होगा, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, ठीक है ना। अब ये क्लोरोबेंजीन है, देखो यहाँ पर लगा हुआ क्लोरोबेंजीन की पैरा पोजीशन पर फिर एक क्लोर लगा है, मतलब पैरा पोजीशन पर भी क्लोरीन लगा हुआ है, तो इसका भी नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा बच्चों क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है ना। क्यों जीरो होगा, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में क्या बताया था बच्चों, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है बच्चों, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये कार्बन है, इस कार्बन से क्या लगा है, क्लोरीन, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, कार्बन से क्लोरीन की तरफ जाएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर भी देख लीजिए कार्बन है क्लोरीन है, तो यहाँ डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जितना ये ऊपर ले जाने का प्रयास करेगा उतना ही नीचे ले जाने का प्रयास करेगा, तो एक दूसरे के अपोजिट है और इक्वल है, क्योंकि सेम सेम एटम बच्चों, इस वजह से नेट डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, इसलिए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर भी ऐसा ही होता है बच्चों, अगर इसका रियल में स्ट्रक्चर बनाओगे तो वो कुछ ऐसा बनता है, ये देखिए आप, ऐसा होता है बच्चों, ठीक है ना, रियल स्ट्रक्चर इसका ऐसा होता है। अब इससे क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। यहाँ पर भी कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जितना नीचे जा रहा है उतना ही ऊपर जाएगा, क्योंकि सेम सेम एटम ऊपर और नीचे बच्चों, तो नेट डाइपोल मोमेंट इसका क्या हो जाएगा, आ जाएगा बच्चों, जीरो ही आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो ये सब तो जीरो वाली कंडीशन हो गई। चलिए नेक्स्ट, चलिए बच्चों, तो ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है, इनका डाइपोल मोमेंट देखते हैं बच्चों। तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा बच्चों, जीरो ही आएगा। क्यों जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसा, यहाँ भी कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसा, तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो ही आएगा। जितना ऊपर जा रहा है उतना ही नीचे भी जा रहा, अपोजिट है एक दूसरे को, इक्वल है, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो। यहाँ और यहाँ, ठीक है, इन दोनों एग्जाम्पल को खास तौर पर देखिए, जल्दबाजी में बच्चे इसका भी बोल देते हैं जीरो, बट ये जीरो नहीं होगा बच्चों, ठीक है ना। क्यों जीरो नहीं होगा इसका नेट डाइपोल मोमेंट, बिकॉज जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देगा तो ऐसा ही देगा, बट रियल में ये इस फॉर्म में नहीं होते। जब इनका स्ट्रक्चर आप बना करके देखोगे तो इसका रियल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, आप देखिएगा ध्यान से, OH, ठीक है, ये वेज लाइन रहती है यहाँ पर OH के बीच, और यहाँ पर O और H के बीच डैश लाइन रहती है, दोनों बॉन्ड ही है, वेज और डैश बॉन्ड ही है बच्चों, ठीक है ना, मतलब दोनों अलग अलग डायरेक्शन, एक वेज लाइन पर है तो दूसरा क्या है, डैश लाइन पर है। अब आप देखिए यहाँ डायरेक्शन क्या होगा, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, यहाँ डायरेक्शन ऐसा होगा, इन दोनों एटम के बीच लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, तो क्या दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, क्या नहीं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए नेट डाइपोल मोमेंट इसका जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो होगा। और नॉन जीरो है इसका मतलब ये कैसा होगा, पोलर होगा, याद रखिएगा, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पोलर मॉलिक्यूल होगा ये, ठीक है ना। पोलर मॉलिक्यूल का मतलब डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो है, इसका मतलब ये कैसा होगा बच्चों, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो जब भी पोलर और नॉन पोलर से क्वेश्चन पूछे तुरंत समझ जाने का कि डाइपोल मोमेंट से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर भी ये दोनों सेम सेम तरीके से पाए जाते हैं बच्चों, बस यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ सल्फर, इतना ही फर्क है, दोनों का स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है, देख लीजिए आप इसे भी ध्यान से, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बच्चों, ठीक है ना, इसलिए आप लोग इस पर मिस्टेक मत करिएगा, इसीलिए आपसे डिस्कस भी कर दे रहे हैं। ये लीजिए यहाँ वेज लाइन पर है, यहाँ डैश लाइन पर है, डायरेक्शन सेम सेम डायरेक्शन में, मतलब नॉन जीरो, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, इसका मतलब ये भी कैसा होगा, पोलर होगा बच्चों, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल, राइट। तो जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है वो कैसा होगा, पोलर मॉलिक्यूल। और जो पोलर है वो सॉल्युबल होता है बच्चों, ये भी याद रखिएगा, ये सब छोटे छोटे पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछता है, बच्चों का कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता तो फिर एग्जामिनर उसे फंसा लेता है, ठीक है ना। तो पोलर मॉलिक्यूल है तो ये कैसा होगा, वाटर सॉल्युबल होगा, ठीक है।
जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ये वाटर सॉल्युबल नहीं होगा बच्चों, वाटर सॉल्युबल नहीं होगा, मतलब इनसॉल्युबल होगा, ठीक है ना, इनसॉल्युबल। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल देगा और पूछेगा आपसे कि इनमें से कौन सा वाटर सॉल्युबल एग्जांपल है या कौन सा वाटर इनसॉल्युबल एग्जांपल है, ठीक है। तो वाटर में सॉल्युबल वही होगा जो पोलर होगा, मतलब जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है वो पोलर है, वही सॉल्युबल है। जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो है वो नॉन पोलर है, वो वाटर सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट, चलिए बच्चों, तो ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं, इनका ऑर्डर अरेंज करना डाइपोल मोमेंट का आपको, ठीक है ना। ये है टूलीन बच्चों, चलिए देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। ये है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है ना, ओके। ये क्या है बच्चों, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, और ये क्या है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, डाइपोल मोमेंट का बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देख लीजिए ध्यान से, अब ऑर्डर कैसे अरेंज करोगे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा बहुत ध्यान से। पहली बात तो CH3 और क्लोरीन में अगर बात किया जाए तो क्लोरीन का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा CH3 के कंपेयर में, क्यों, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। आपको लास्ट लेक्चर बताया था डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, तो क्लोरीन वाले का तो ज्यादा ही होगा बच्चों। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या दे दिया आपको, Cl दे दिया, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्शन कैसा होगा, कार्बन से क्लोरीन की तरफ ऐसा होगा डायरेक्शन, यहाँ पर भी कार्बन से क्लोरीन की तरफ ऐसा होगा डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ कार्बन से क्लोरीन की तरफ ऐसा डायरेक्शन, यहाँ कार्बन से क्लोरीन की तरफ ऐसा डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पर कार्बन से क्लोरीन की तरफ ऐसा, यहाँ कार्बन से क्लोरीन की तरफ ऐसा, तो ये तो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। पैरा वाला वैसे भी सेम एटम में ऊपर नीचे, तो डाइपोल मोमेंट इसका क्या आ जा रहा है, जीरो। इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, जीरो बच्चों। नेट इसलिए बोलते हैं, इन दोनों का डाइपोल मोमेंट होगा, इन दोनों एटम का भी डाइपोल मोमेंट, लेकिन जितना इसका है उतना इसका एक दूसरे के अपोजिट, इसलिए नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये तो जीरो हो गया बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्शन कैसा होगा बच्चों, कार्बन इसका हाइड्रोजन क्या होगा, sp3 होगा, है मालूम है। इस वाले कार्बन का हाइड्रोजन क्या होगा, sp2 होगा बच्चों। तो ये क्या होगा, डायरेक्शन sp3 लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, sp2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डायरेक्शन किधर होगा, ऐसे आएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा किधर बच्चों, ये देखिए दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं, सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का, ठीक है। उसके बाद किसका होगा बच्चों, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन का, मेटा का होगा, ठीक है। उसके बाद अब बचा फर्स्ट और फोर्थ, फोर्थ वाले का क्या है, जीरो। लेकिन क्या इसका जीरो है क्या बच्चों, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, बट जीरो नहीं है इसका डाइपोल मोमेंट का, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो तो नहीं है, जीरो नहीं मतलब ये पोलर है बच्चों, ये जीरो है मतलब ये पोलर ही नहीं है। तो पोलर वाले का जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है वो हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नॉन पोलर वाले के। तो उसके बाद आएगा फर्स्ट का मतलब टूलीन का, टूलीन का, और उसके बाद आएगा फोर्थ का, फोर्थ मतलब पैरा डाइक्लोरोबेंजीन वाले का, क्योंकि उसका जीरो है इसलिए वो सबसे पीछे हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहीं पर एक एग्जांपल और मेंशन कर दे, टूलीन दिया ही है, एक क्लोरोबेंजीन और दे दे, ठीक है ना, और आपसे पूछ रहे टूलीन और क्लोरोबेंजीन में किसका ज्यादा होगा, मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे आपसे। ये देखिए चलिए इसे मैं लिख ही दे रहा हूँ, अब जो बोला टूलीन और क्लोरोबेंजीन सिर्फ इतना दे, और पूछे अब किसका ज्यादा होगा, तो क्लोरोबेंजीन का ज्यादा होगा टूलीन से, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है बच्चों इस कार्बन से, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा टूलीन के कंपेयर में, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है बच्चों, ठीक है ना, ओके। चलिए नेक्स्ट, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट है, ये आपके सामने एग्जांपल्स हैं, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, ठीक है ना। इन तीनों में आपको बताना, ये तो अभी एक्सप्लेन कर दिया थोड़ी देर पहले मैंने, ये देख लीजिए आप ध्यान से, ठीक है। और यहाँ पर क्या दे रखा, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन का दे रखा है डाइपोल मोमेंट XD बोल दिया, ठीक है ना, ओके, मतलब X दे रखा है, D तो यूनिट है उसकी dy, ठीक है ना। तो मेटा डाइक्लोरोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट X दे रखा है, ठीक है। तो इन दोनों का आपको बताना है कि इनका क्या होगा बच्चों, ठीक है। अभी इसमें देख लीजिए बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, ठीक है ना, ओके। यहाँ पर क्या है, देखिए जरा आप ध्यान से, ठीक है। ये तीनों 120 डिग्री पर है, कितने पे हैं बच्चों, 120 पे, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, ठीक है। इनके बीच ये कौन सा बॉन्डिंग आ रहा है बच्चों, 120 डिग्री का आ रहा है ना। और 120 डिग्री पर क्या होता है, हमेशा डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है, नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना, ओके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, चाहूँ तो मैं बहुत ढेर सारे क्वेश्चन की बात कर सकता हूँ, बट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ उसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जिसको एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है ना। तो जब भी 120 डिग्री पर सेम एटम रहेंगे बच्चों, ठीक है,
ये 120 डिग्री पर है, देख लीजिए एक ये और ये, तो इनके बीच 120 डिग्री है, 120 डिग्री पे सेम एटम है, तीनों क्लोरीन ही है, तो उसका ऑलवेज डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है बच्चों। तो इसका तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसका देख लेते हैं बच्चों। अब इसका कैसे निकालोगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इन दोनों को थोड़ी देर के लिए मैं छिपा लेता हूँ, इस क्लोरीन को और इस क्लोरीन को। अब आप देखो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है कि नहीं, इन दोनों का तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, जितना ये ऊपर जाएगा उतना ये वाला नीचे जाएगा, तो इन दोनों क्लोरीन का तो डाइपोल मोमेंट जीरो आ रहा है, ठीक है। लेकिन इन दोनों का देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा बढ़ा दीजिए, इसको भी थोड़ा बढ़ा दीजिए तो पता चलेगा। हाँ, अब ये कैसा है बच्चों, ये और ये, इसे भी देखिएगा आप ध्यान से, ठीक है ना। ये इसे भी थोड़ा बढ़ा दीजिए ऐसे, इसे भी ऐसे थोड़ा कर दीजिए। अब देखिए, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, ये दो एटम है, राइट, और दोनों ही यहाँ पर ये 120 डिग्री पर प्रेजेंट है। ऐसे यहाँ पर भी ये दोनों एटम प्रेजेंट है, दो एटम, तीन नहीं, बहुत ध्यान सुनिएगा। मैंने यहाँ पर क्या बोला था, जब तीनों एटम, यहाँ एक, यहाँ दो और यहाँ तीन, तीनों एटम, ठीक है, सेम है और तीनों 120 डिग्री पर प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ सिर्फ दो ही एटम है बच्चों, ठीक है ना, तो जितना यहाँ है, जिसे आप देख लीजिए, जितना ये है उतना ये भी तो है, ठीक है, बॉन्ड एंगल दोनों का सेम ही है। जब इसका x है तो इसका भी क्या आएगा, x ही तो आएगा, तो इसका भी नेट डाइपोल मोमेंट क्या रहेगा बच्चों, उतना ही रहेगा, x ही रहेगा, ठीक है ना, जितना फर्स्ट वाले का है। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछ दिया जाता है बच्चों, ठीक है ना। यहाँ भी दो क्लोरीन, यहाँ भी दो क्लोरीन, ये दोनों क्लोरीन तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे बच्चों, तो इनका कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ ये दो क्लोरीन है, तो इतना जितना यहाँ बॉन्ड एंगल है उतना ही यहाँ भी बॉन्ड एंगल है, तो इसका अगर इसकी वैल्यू x है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, x ही आएगी, ठीक है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, ठीक है, ओके, यहाँ कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट है ये एग्जांपल है, ठीक है, ये लास्ट में नोट लगाया है, ये दो एग्जांपल है, इन्हें बहुत ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। इसके पहले वाले लेक्चर मैंने बताया था HF, HCl, HBr और HI में डाइपोल मोमेंट पूछे तो क्या होता है, सबसे ज्यादा HF का रहता है, उसके बाद HCl, उसके बाद HBr, उसके बाद HI। ये तो मैंने डिस्कस कर दिया था बच्चों आपको पहले ही लास्ट लेक्चर में, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है यहाँ पर, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है दोनों के बीच, इस वजह से जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस उतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इसलिए सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। बट यहाँ मिस्टेक करते हैं बच्चों, ठीक है ना, CH3Cl, अगर यहाँ हाइड्रोजन दिया तब तो नॉर्मल ऑर्डर है, बट अगर हाइड्रोजन की जगह CH3 दे दिया तो याद रखिएगा ये पॉइंट, इसलिए इसको अलग से मैंने मेंशन किया, नोट में मेंशन किया, भयंकर इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, बहुत 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 बार पूछा जाता है ये। तो सबसे ज्यादा CH3Cl का, उसके बाद नंबर आता है फ्लोरीन वाले का, क्लोरीन का ज्यादा है, CH3Cl, उसके बाद CH3F, फिर CH3Br, फिर CH3I, ठीक है ना, ओके। हाँ, अब यहाँ पर भी अगर मान लो कोई वाटर और CH3Cl में कंपेयर करा ले तो CH3Cl का ज्यादा होता है वाटर से। सिर्फ ये दो एग्जांपल, ठीक है ना, जो थोड़ा सा अलग है, बाकी जितना इसके पहले बताया सब नॉर्मल ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही होते हैं बच्चों, ठीक है ना, ओके। तो ये हो गया, चलिए नेक्स्ट, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट है आपके सामने एग्जांपल है PF2Cl3, ठीक है, ये पूरा मॉलिक्यूल कौन है, PF2Cl3। अब इस मॉलिक्यूल में अगर दो फ्लोरीन की जगह पर दो ब्रोमीन कर दिया जाए, मतलब 2 फ्लोरीन को रिप्लेस कर करके वहां पर क्या कर दिया जाए, 2 ब्रोमीन कर दिया जाए, तो एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन देगा, PF2Cl3 को अगर यहाँ पर 2 फ्लोरीन को हटा दिया जाए और उसकी जगह पर PBr2Cl3 कर दिया जाए, तो डाइपोल मोमेंट में क्या चेंज होगा, और आपके सामने ऑप्शन दे दिया जाएगा, डाइपोल मोमेंट आर इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन्स अनचेंज, इस टाइप का आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, ठीक है। पहले क्या था, PF2Cl3, दो फ्लोरीन को हटा के वहां दो ब्रोमीन कर दिया, बस इतना ही चेंज किया है, PBr2Cl3 कर दिया, फ्लोरीन की जगह पे ब्रोमीन कर दिया बच्चों, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट में क्या चेंज आएगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या अनचेंज रहेगा, ये क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है। चलिए मैं जल्दी से इसे सॉल्व करके दिखा देता हूं बच्चों, ओके। आपको क्या करना है, PBr2Cl3 करना है, ठीक है ना, ओके। तो देखते हैं, पहले स्ट्रक्चर बना ले जल्दी से, देख लीजिए सब लोग ध्यान से, ठीक है ना। अब स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यहाँ 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 और यहाँ ब्रोमीन, ठीक है। बस स्ट्रक्चर में ही बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो क्या कर देते हैं, तीनों क्लोरीन को यहाँ लिखे रहने देते हैं, फ्लोरीन को हटा करके और यहाँ ब्रोमीन कर देते हैं, ठीक है। जबकि वो भूल जाते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का स्ट्रक्चर है बच्चों, sp3d हाइब्रिडाइजेशन का, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में क्या होता है, जो ये एक्सियल बॉन्ड है, ये दोनों एक्सियल बॉन्ड, ठीक है ना, वहां पर हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पुट किया जाता है, क्लोरीन और ब्रोमीन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, क्लोरीन, इसलिए क्लोरीन को आप यहाँ पुट करोगे, ठीक है। अगर गलती से ब्रोमीन को यहाँ पुट कर दोगे तो स्ट्रक्चर ही गलत माना जाएगा, ठीक है ना, ओके। तो ये होगा रियल स्ट्रक्चर। अब आपका आंसर सही आएगा बच्चों। चलिए देख लेते हैं इसका डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, इसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा बच्चों। क्यों जीरो होगा,
ठीक है। ये फास्फोरस और फ्लोरीन डायरेक्शन किधर होगा, इधर। यहाँ फास्फोरस और फ्लोरीन की डायरेक्शन इधर, ऊपर और नीचे एक दूसरे को कैंसिल। और ये तीनों कहाँ है, 120 डिग्री में। अभी बताया था, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन तीनों कैसे हैं, 120 डिग्री में हैं और तीनों सेम एटम है, इसलिए इन तीनों क्लोरीन का भी डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो ऊपर वाले का भी जीरो हुआ, मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, म्यू एक्सियल, ठीक है, एक्सियल का जीरो। एक्सियल कौन सा, ये दोनों फ्लोरीन, और ये तीनों बॉन्ड क्या कहलाते हैं, इक्वेटोरियल। तो म्यू मतलब डाइपोल मोमेंट इक्वेटोरियल, इसका भी क्या रहा है, जीरो। तो इसी वजह से नेट डाइपोल मोमेंट क्या है, जीरो, क्योंकि एक्सियल भी जीरो, इक्वेटोरियल भी जीरो। अब यहाँ चेक करिए, ठीक है ना, डाइपोल मोमेंट ऑफ एक्सियल बॉन्ड क्या है बच्चों, एक्सियल क्या है, क्लोरीन क्लोरीन, तो दोनों का क्या होगा, जीरो। बट म्यू इक्वेटोरियल 120 पर तो है तीनों, बट क्या तीनों सेम एटम है क्या, ये क्लोरीन है, ये दोनों क्या है, ब्रोमीन, तीनों सेम नहीं, इसलिए नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ जीरो नहीं होगा। तो यहाँ जीरो नहीं है बच्चों, ठीक है, इक्वेटोरियल का जीरो नहीं, भले एक्सियल का जीरो है, तो क्या नेट डाइपोल मोमेंट क्या जीरो होगा, क्या नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। जीरो नहीं है मतलब जीरो से कुछ ना कुछ ऊपर है बच्चों, मतलब इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, इसका डाइपोल मोमेंट कम है, क्योंकि ये जीरो है। मतलब अगर आपने दो फ्लोरीन को हटा के वहां दो ब्रोमीन किया तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर इंक्रीज वाला पिक करके चले आ जाओगे, बढ़ जाएगा डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो क्लियर हो गया कंसेप्ट, ठीक है, ओके। एक छोटा सा और नन्हा सा पॉइंट सुन लीजिए, अगर कभी आपसे H2O2 और H2O में पूछे तो डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होता है, H2O2 का, ये आपने सुना होगा बच्चों। डाइपोल मोमेंट H2O2 का हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ज्यादा होता है वाटर से, ड्यू टू ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि H2O2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, मतलब खुली किताब के जैसे बच्चों, ठीक है ना। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे। बस हो गया, इतना ही है डाइपोल मोमेंट में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बाद। चलिए बच्चों, तो ये क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए अभी आपसे कभी डाइपोल मोमेंट में परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर के बारे में पूछ ले, ठीक है, तो उसके लिए ये फार्मूला है बच्चों, ठीक है, ये फार्मूला आप देख लीजिए पहले, इस फार्मूले से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इक्वल टू म्यू मतलब डाइपोल मोमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल, मतलब एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट जो दे रखेगा क्वेश्चन में, इनटू 100 अपॉन म्यू मतलब डाइपोल मोमेंट किसका, थ्योरेटिकल फॉर गिवन बॉन्ड लेंथ, ठीक है ना, जो भी बॉन्ड लेंथ के लिए म्यू मतलब डाइपोल मोमेंट थ्योरेटिकल दे रहे, मतलब ऊपर एक्सपेरिमेंटल नीचे क्या है, थ्योरेटिकल। अब एक क्वेश्चन भी यहाँ पर है, देखिए HCl का म्यू एक्सपेरिमेंटल दे रखा 1.03 डी, डी मतलब डिवाइड, ठीक है ना। तो एक्सपेरिमेंटल आपको दे दिया, ये डाटा दे दिया आपको, ठीक है ना। अब नीचे वाला म्यू थ्योरेटिकल आपको निकालना पड़ता है। म्यू का फार्मूला इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने क्या बताया था, Q इंटू डी होता है बच्चों, म्यू इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू डी, चार्ज इंटू डेंसिटी, ठीक है ना, ओके। तो चलिए अब ध्यान से देखिएगा, बॉन्ड लेंथ Bl मतलब बॉन्ड लेंथ आपको दे रखेगा क्वेश्चन में 1.275 एंगस्ट्रॉम दे दिया है, तो ये दो डाटा आपको दे दिया है, ठीक है, म्यू एक्सपेरिमेंटल दे दिया और बॉन्ड लेंथ दे दिया गया आपको, ठीक है ना। अब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4.8 × 10⁻⁻10 होता है बच्चों, ठीक है ना। अब ये एंगस्ट्रॉम में दे रखा है, एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 10⁻⁸ लिख देंगे बच्चों, ठीक है, ओके। तो छोटी छोटी बातें हैं ये। अब हमें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया है, ठीक है ना, ये यहाँ पर dy में दे रखा है, dy को भी हम यहाँ पर ESU सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1d, छोटी छोटी बातें हैं, देखिए 1d इक्वल टू कितना होता है बच्चों, 10⁻18 ESU सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये भी सेंटीमीटर में हो गया, वो भी हो गया। अब देखिए डाटा पुट कर दीजिए इस फार्मूले में, एक्सपेरिमेंटल कितना दे रखा 1.03 डी, डी की जगह पे क्या लिख देना 10⁻18, ठीक है, लिख दिया, इनटू 100 कर दिया, ठीक है, अपॉन म्यू थ्योरेटिकल। म्यू थ्योरेटिकल क्या होता है, Q इंटू डी, Q मतलब चार्ज इंटू डेंसिटी, चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन का बच्चों 4.8 10⁻10, ये देखिए पुट कर दिया है, इनटू डेंसिटी मतलब बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ कितना दे रखा, ये देखिए दे रखा है 1.275 इंटू 10⁻8, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया 16.83%। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने फार्मूला बता दिया, एक क्वेश्चन में डिस्कस कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपसे, ऐसे आपको डिफरेंट मॉलिक्यूल दे देगा और आपसे पूछेगा इनमें से पोलर मॉलिक्यूल कौन सा है। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, पोलर का मतलब डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो। चेक कर लीजिए किसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है बच्चों, ठीक है ना। अब इसको सबको स्ट्रक्चर बना के आप चेक करोगे कैसे, ये फार्मूला मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना। चलिए देखिएगा आप ध्यान से बच्चों, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। देख लीजिए इसे भी, SiO4 कार्बन ग्रुप का है बच्चों, तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बना दिया, ठीक है, फ्लोरीन फ्लोरीन, ये फ्लोरीन फ्लोरीन, हालांकि बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं भी बनाओगे तो पता चल जाएगा। सेंटर एटम के पास
4 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट में, चारों ने सिमिलर एटम के साथ बॉन्ड बनाया, मतलब इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0 आएगा। तो 0 है इसका, तो ये तो नॉन पोलर है बच्चों। SF4 का देख लो आप, सल्फर है, ऑक्सीजन ग्रुप का, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों। तो आप इसका कैसे रखोगे, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 ऑक्सीजन ग्रुप का है, 1 2 3 4, ऐसा फ्लोरीन बॉन्ड बना लेंगे बच्चों, ये फ्लोरीन ये फ्लोरीन ये फ्लोरीन ये फ्लोरीन, एक लोन पेयर देखिए बच रहा है। मैं स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन रख दिया, 4 फ्लोरीन था, 4 फ्लोरीन बना दिया, एक लोन पेयर बच रहा है, एक लोन पेयर बच रहा है, तो इसका क्या डाइपोल मोमेंट 0 होगा क्या, नहीं, ठीक है। अगर किसी के पास कभी भी एक लोन पेयर बचता है, ठीक है ना, तो हमेशा उसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा, मतलब वो पोलर मॉलिक्यूल होगा। ये छोटी छोटी बातें बच्चों, ठीक है ना, ये नहीं पता रहता बच्चों को, इसलिए एग्जाम में टाइम वेस्ट होता है। वो क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाने बैठ जाते हैं, स्ट्रक्चर बनाने लगते हैं, कुछ को स्ट्रक्चर आता है, कुछ को नहीं आता है, तो क्वेश्चन छूटने लगते हैं और टाइम भी ज्यादा वेस्ट होता है। जिनको स्ट्रक्चर आता है उनका भी टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, वो पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, कोई जरूरत नहीं स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। मेरा कंसेप्ट सुनिए, जो मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। सल्फर हो गया, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन रख दिया, एक लोन पेयर बच रहा है, और अगर किसी के पास एक लोन पेयर है तो हमेशा उसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, नॉन जीरो होगा, मतलब वो पोलर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। मतलब इसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, इस नाम से भी क्वेश्चन आता है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट पूछ देगा, ऑप्शन यही रहने देगा, पूछेगा इसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट किसके पास है, तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट का मतलब डाइपोल मोमेंट ही है, मतलब जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है बच्चों, ठीक है, जो पोलर है। तो वहां लिख लो परमानेंट डाइपोल, ठीक है ना, परमानेंट डाइपोल मोमेंट, ओके। तो इसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, मतलब इसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है, ये पोलर मॉलिक्यूल है, ये सॉल्युबल मॉलिक्यूल है, ठीक है। कई बच्चों को इसमें डाउट आता है, तो ये देख लीजिए आप, इसको आपको दिखा देते हैं। ऐसा है कि आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन हमें रख दिए बच्चों, ठीक है ना। अब आप देख लीजिए कितने फ्लोरीन है, 1 2 3 4 फ्लोरीन रख दिए, ठीक है। अब ये चारों फ्लोरीन एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे का कैंसिल कर देंगे। अब ये लोन पेयर इसका ऊपर की तरफ, इस लोन पेयर का इसकी तरफ, ठीक है ना, क्योंकि लोन पेयर का इससे हमेशा अवे होता है डाइपोल का डायरेक्शन, तो जितना ऊपर उतना ही नीचे, एक दूसरे को कैंसिल, तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा बच्चों, जीरो ही तो होगा, मतलब ये नॉन पोलर है बच्चों, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। XeF4 चारों फ्लोरीन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और दोनों लोन पेयर ऊपर नीचे वाले कैंसिल कर देंगे, तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो, मतलब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये सॉल्युबल नहीं होगा, इसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है। BF3 में भी क्या होगा, जीरो होगा बच्चों। ये देखिए सेंटर एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, सभी सराउंडिंग एटम सेम, डाइपोल मोमेंट जीरो, मतलब ये भी नॉन पोलर, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल या परमानेंट डाइपोल मोमेंट कौन सा है, SF4 के पास है, ठीक है, ओके। तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट मतलब डाइपोल मोमेंट की ही बात करता है, या और पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन क्लियर हो गए आपको, ठीक है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, कहां गया, इसको हटा दे पहले, ये भी देख लीजिए आप, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, डाइपोल मोमेंट का। ऐसे दे देगा एग्जामिनर आपको, ये फ्लोरीन कहेगा इसका डाइपोल मोमेंट x दे रखा है, ठीक है ना, तो इसका डाइपोल मोमेंट बताइए, फ्लोरीन फ्लोरीन, अभी क्लोरीन का एग्जांपल लेके मैंने बताया भी था इस टाइप का आपको, फ्लोरीन, ठीक है। चलो यहाँ पर भी पुट कर देते हैं, फ्लोरीन फ्लोरीन, बताइए इसका डाइपोल मोमेंट, तो इसका तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो जीरो है डाइपोल मोमेंट, इसका क्या होगा, ऊपर नीचे वाले कैंसिल करेंगे, बट ये कैंसिल नहीं करेंगे बच्चों, तो इनका डाइपोल मोमेंट जितना इसका है उतना इसका भी x ही रहेगा। कई बच्चे 2x टिक करके चले आते हैं और गलत कर देते हैं, जितना इसका रहेगा, क्योंकि कार्बन और फ्लोरीन यहाँ भी है, यहाँ भी कार्बन और फ्लोरीन ही है बच्चों, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बट ये कार्बन फ्लोरीन की वजह से डाइपोल मोमेंट x ही रहेगा, 2x गलती से मत टिक करके चले आइएगा, ठीक है। जब भी कार्बन फ्लोरीन दे या कार्बन क्लोरीन दे तो सेम ही डाइपोल मोमेंट रहता है, ओके। चलिए डाइपोल मोमेंट होगा यहाँ से 100% फिनिश, अब आपसे कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा डाइपोल मोमेंट का, ठीक है, ओके। ये हो गया। इसके बाद जो मैंने ऑर्डर्स की बात की थी उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो लेक्चर बना लिया है, वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा बच्चों, तो ऑर्डर्स के भी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब जो आपने बोला था वो भी पॉइंट मैंने सब कवर करा दिया बच्चों, ठीक है ना। अब आप अच्छे से अपना पढ़ते रहिए, बिंदास रहिए, और किसी तरीके का जरा सा भी 1% का भी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना, ओके। और फिजिकल केमिस्ट्री में भी, और अगर किसी, हाँ फिजिकल केमिस्ट्री में एक बच्चे ने बोला था एक पॉइंट में प्रॉब्लम, उसे चलिए उसे भी डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, ठीक है, आप देख लीजिए, इस टाइप का भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, ठीक है ना। आपको ये एक रिएक्शन दे रखी है, सेल रिएक्शन, और कह रहा है इफ हाफ सेल पोटेंशियल आर, ठीक है, ये दो हाफ सेल रिएक्शन दे रखी है बच्चों,
और पोटेंशियल ई नॉट की वैल्यू भी दे रखी है दोनों के लिए। और आपसे क्या पूछ रहा है, द सेल पोटेंशियल विल बी, ठीक है, तो आपको बताना है, ध्यान से देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं बच्चों, नीट का फेवरेट पॉइंट रहता है इनसे क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा इसे कैसे सॉल्व करोगे बच्चों। आप सबको पता है, फॉर्मूला आप सबने सुना होगा, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है ना। आपने ये फार्मूला सुना ही होगा जरूर बच्चों, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है ना। ओके, अब आप देख लीजिए, इस फार्मूले को लगा दीजिए बच्चों। एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन। चेक कर लीजिए यहाँ पर क्या दे रखा है बच्चों, जिंक इसमें जा रहा है, Zn2+ में जा रहा है, मतलब जिंक का क्या हुआ ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो जिंक का ऑक्सीडेशन, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, मतलब यहाँ पर जिंक वाली वैल्यू पुट करेंगे, जिंक वाली वैल्यू कौन सी है -0.76, वो यहाँ पे पुट करेंगे। कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन, यहाँ देख लीजिए आप, Ag का क्या हुआ बच्चों रिडक्शन हुआ है, मतलब Ag वाली वैल्यू कैथोड पे आएगी, क्योंकि कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन, और Ag का क्या हो रहा है रिडक्शन। तो कैथोड वाली वैल्यू कहाँ दे रखी है Ag वाली, ये देखिए Ag वाली रिएक्शन ये दे रखी है, इसकी वैल्यू कहाँ है ये, तो इसे आप कहाँ पुट करोगे, यहाँ पुट कर दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.34 माइनस, ठीक है, ये ई एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है जिंक वाले का, कितना दे रखा है -0.76। सॉल्व कर लीजिए इसे, कितना आ गया 1.10 वोल्ट, किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। वैसे वैसे छोटे छोटे क्वेश्चन ही फिजिकल में रहते हैं, फार्मूला याद है, पुट करने का तरीका पता है, तो सब सॉल्व हो जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम कहीं पर नहीं आ जाती बच्चों, ठीक है ना। ओके, तो इसके बारे में बच्चे ने बोला था, इसलिए इसको डिस्कस कर दिया हमने, ठीक है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट, चलिए तो नेक्स्ट जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और अगर कहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर बच्चों, ठीक है ना, हालांकि इससे पहले तो मैंने पूरा डिस्कस कर दिया था, बट और अगर कहीं से थोड़ा सा पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी रहती है तो वो इन दोनों से रहती है। फैराडेज लॉ से भी पूछ सकता है, कभी कभार पूछ लेता है Q = I × T वाले फार्मूले से बच्चों, ठीक है ना, और दूसरा कोलर लॉ से भी पूछ सकता है बच्चों, ठीक है ना। तो इन दोनों से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन दोनों को भी आपको आना चाहिए, ठीक है ना। बस हो गया, इतना काफी पढ़ लिया बच्चों, ठीक है, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, है ना। अगर एक बार पूरा रिवाइज कर लिए हो तो राइट, अपने टेंशन लेवल को एकदम डिक्रीज कर देना, बिल्कुल जरा सा भी टेंशन ना लेना, बिंदास होकर के पेपर देना, भगवान का नाम लेकर के, अपने माता पिता का नाम लेकर के, अब आपका पेपर अच्छा ही जाएगा बच्चों, ठीक है ना। ओके, चलिए बच्चों, अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिंदास रहिए बच्चों। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट बच्चों, ठीक है, चलिए बाय।